हेलो। तो हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं आज का टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। केमिकल काइनेटिक्स जो होता है एक फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के रेट्स के बारे में और केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं। और रेट किन किन बातों से अफेक्ट होता है, किन किन कारणों से अफेक्ट होता है, उसके बारे में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक, तो ये जनरल डेफिनेशन हो जाएगा आपका केमिकल काइनेटिक्स का। तो यहाँ पर बात आती है रेट की। रेट से हमें ये पता चलता है कि रिएक्शन कितना तेज जा रहा है या फिर कितना स्लो जा रहा है या फिर क्या उसकी मतलब मीडियम में जा रहा है या फिर मॉडरेट स्पीड में जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये हमें रेट के से पता चलता है। तो जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ केमिकल रिएक्शन की। जैसे वेरी फास्ट का अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, वेरी फास्ट, जब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन है, उसका रेट मतलब बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे कि जब हम लोग HCl लेते हैं कंसनट्रेटेड प्लस NaOH कंसनट्रेटेड लेते हैं बेस H2O NaCl, ये जो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन के एग्जाम्पल है। ठीक, अब आता है मॉडरेट। मॉडरेट रिएक्शन में अगर हम देखें तो जब हम लोग शरबत बनाते हैं, जब चीनी को हम डालते हैं पानी में, जब उसे घोलते हैं तो कुछ समय बाद मतलब 2 मिनट 3 मिनट बाद ही जाकर वो रिएक्शन कंप्लीट होता है। मतलब क्या, ये सॉल्यूशन बन जाता है। तो शुगर प्लस वाटर का जो प्रोडक्ट है ये जो है ये हमारा मॉडरेट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वेरी स्लो। तो ऐसा रिएक्शन जो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, तो जैसे कि हम लोग अगर रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को लेकर वाटर बनाएं तो वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। एट रूम टेम्परेचर अगर हम लोग H2 ले लें और O2 ले लें, अगर हम 2H2 अगर ये बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो रिएक्शन है। तो इन चीज़ों से हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है ये जान लिया। और केमिकल काइनेटिक्स में फास्ट, मॉडरेट और वेरी स्लो रिएक्शन होते हैं, उनके बारे में कुछ एग्जांपल्स देख लिए। अब हम जानेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ते क्यों हैं, इसका रीज़न क्या है केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने का। तो अभी जो मैंने बताया उससे आपको क्या लगता है कि इसका रीज़न क्या होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहला बताया कि रेट बताता है, तो इसका पहला प्राइमरी रीज़न जो होता है इसको पढ़ने का कि हम केमिकल रिएक्शन के रेट पता कर सकते हैं इससे, तो इसलिए हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं। दूसरा जो इसका रीज़न होता है, मतलब मेनली जो दूसरा रीज़न होता है वो होता है कि हम रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के पढ़ते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेट के बारे में कि रेट क्या होता है। अगर रेट हम जनरली फिजिक्स में जो पढ़ते हैं या फिर कहीं भी पढ़ते हैं, रेट मतलब वेलोसिटी ही होती है। तो रेट क्या होता है कि कोई भी क्वांटिटी की जो चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो हम देखते हैं उसी को रेट कहते हैं। ठीक, अगर जनरल डेफिनेशन देखा जाए तो जो रेट होता है, जो आपका रेट होता है चेंज इन एनी क्वांटिटी, मान लो एक्स में, ठीक, टाइम टेकन, तो ये हमारा जो होता है जनरल डिफिनेशन है किसका, रेट का। किसी भी क्वांटिटी एक्स में जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम क्या करते हैं, रेट करते हैं। ठीक है, तो जो रेट होता है वो मेनली 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के रेट होते हैं। ठीक, एक होता है ठीक, तो एक होता है एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट कब हम रेट को एवरेज रेट कहेंगे, जब हमारा जो टाइम इंटरवल है बहुत ज़्यादा हो। जब हमारा टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा होता है तब उस टाइम हम लोग रेट को एवरेज रेट करते हैं। ठीक, और इंस्टेंटेनियस रेट कब करते हैं,
जब हमारा जो टाइम टेकन होता है किसी चीज़ को ले रहे हैं तो वो बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए हो रहा है। जैसे कि रिएक्शन के लिए मान ले देख रहे हैं, तो जैसे कि हम लोगों ने रिएक्शन में रिएक्टेंट को मिलाया, तुरंत ही अगर हम रेट देखने लगे तो इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा, और कुछ देर बाद उसका रेट देख रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तब वो जाकर क्या होगा, एवरेज हो जाएगा, एवरेज रेट। मेनली केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है कि हम एवरेज रेट को ही देखते हैं, ठीक है। ये तो होगी आपकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। अब हम लोग केमिकल रिएक्शंस के केमिकल रिएक्शन मतलब केमिस्ट्री में इसका क्या डिफिनेशन होगा, इसको हम अभी जानते हैं, ठीक। तो मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ए से हम प्रोडक्ट में जा रहे हैं, कोई रिएक्शन ए से हम लोग प्रोडक्ट बी में जा रहे हैं, ठीक। तो जो रेट का जो डिफिनेशन होता है वो होता है आपका चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बी टाइम टेकन, या फिर लिख सकते हैं चेंज इन टाइम इंटरवल। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, शायद आपको साफ नहीं दिख रहा होगा। तो ये जो रेट होता है वो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आइदर प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कंसंट्रेशन जो चेंज होता है उससे क्या करते हैं हम लोग, रेट करते हैं, ठीक। जैसा कि आपको पता है कि जब रिएक्टेंट को हम रिएक्टेंट होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जब वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। वहीं पर जो जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक। तो अगर हम रिएक्टेंट के बेस पर निकाले रेट का जो फार्मूला है, तो वो क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, एवरेज। यहाँ पर अगर हम रेट लिख रहे हैं, इसका मतलब एवरेज रेट ही लिख रहे हैं, ठीक। टाइम इंटरवल थोड़ा सा ज़्यादा है, इंस्टेंटेनियस नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रेट हो जाएगा आपका, माइनस साइन लगा देंगे यहाँ पर, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन टाइम टेकन, ये हो जाएगा ए के रेस्पेक्ट में। रेट क्या हो जाएगा, बी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डेल्टा बी, ठीक। इसको हम एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि इसको निगेटिव क्यों ले रहे हैं, इसको पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो ये जो डेल्टा ए आएगा, जो डेल्टा ए क्या हो जाएगा, पहले ये भी देख लेते हैं एक बार। जो डेल्टा ए या फिर डेल्टा बी जो होगा, कंसंट्रेशन को ऐसे डिनोट करते हैं, ये फाइनल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इनिशियल। अब सोचिए, अच्छा आप अपने ही दिमाग से सोचिए कि जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, वो तो कम होगा, क्योंकि हम लोग पहले ढेर सारा रिएक्टेंट लिए रहेंगे, वही तो कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में बनेगा। तो मतलब शुरुआत में उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू मान लीजिए, अगर ये वैल्यू क्या होगी, ये फाइनल जो वैल्यू होगी, ठीक। इनिशियल वैल्यू जो होगी कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन फाइनल वैल्यू ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक। तो इसलिए जो ये ओवरऑल जो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये निगेटिव आएगी, ये निगेटिव आएगी। और इसके बाहर हम निगेटिव लगाएंगे तो निगेटिव और निगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इससे ये भी हमें पता चलता है कि जो कंसंट्रेशन होता है, जो चेंज इन कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, वो प्लस या माइनस हो सकता है, लेकिन जो रेट होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इस स्टेटमेंट को आप लोग लिख लीजिए स्टार बनाकर, कि जो रेट होता है इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक। इसको हम लोग एक छोटे से ग्राफ से भी समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि इसे रफ करना है, रफ नहीं करते। यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक वाई कोऑर्डिनेट बना दिया, ये मेरा एक्स हो गया, ये मेरा वाई हो गया। यहाँ पर मैंने कंसंट्रेशन इस पर ले लिया, वाई पर, एक्स पर मैंने टाइम ले लिया, ठीक। तो यहाँ पर अगर शुरुआत में क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का हो गया। लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है, जैसे जैसे टाइम होता है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और शुरुआत में जो प्रोडक्ट तो जीरो होगा, प्रोडक्ट तो भाई बना ही नहीं है, कुछ तो समय लगेगा प्रोडक्ट बनने में, तो ये टाइम आपका जीरो है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ऐसे,
तो ये कंसंट्रेशन ऑफ बी यानी प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी रिएक्टेंट। इस ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं कैसे मतलब टाइम के साथ साथ जो हमारा कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का वो घटता है और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ता है। ठीक है, इतनी बातें हम लोग जान चुके हैं रेट के बारे में। और ये क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन लगा लेंगे ना तो उससे काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये माइनस क्यों लगा रहे हैं, ये माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझते हैं। ठीक है, इसको हम रहने देते हैं, इन सबको हम रिमूव कर लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि मान लीजिए आपको दिया है, गिवन है कि मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए है, मान लीजिए ए है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 0.2 मोलर। मोलर क्या है, ये कंसंट्रेशन की यूनिट ही मान, मतलब कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं मोलर की से भी। ठीक, कैपिटल वाला है ये। और आफ्टर 5 मिनट मतलब टाइम दे दिया आपको, डेल्टा टी क्या दे दिया है 5 मिनट। ठीक, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, मान लीजिए आफ्टर 5 मिनट इसको हम फाइनल कर देंगे, इसका क्या होगा 0.1 मोलर हो जाएगा। मतलब शुरुआत में 0.2 मोलर था, लेकिन 5 मिनट बाद जब देखते हैं उसका जो होता है कंसंट्रेशन 0.1 होता है। ठीक, आधा कन्वर्ट होगा किस में, प्रोडक्ट में। तो इसका जो रेट हो जाएगा आपका, रेट हो जाएगा माइनस जो फार्मूला में है, पहले माइनस लगाएंगे जो फार्मूला में है, उसके बाद डेल्टा अब निकाल ही देते हैं। यहाँ पर डेल्टा ए जो हो जाएगा आपका फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन की यूनिट माइनस 0.1 मोलर। ठीक, ये हमारा क्या आएगा डेल्टा ए। तो डेल्टा यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो माइनस एक ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस 0.1 मोलर अपन टाइम कितना 5 मिनट। ठीक, तो इसका जो आंसर आएगा आपका 0.1/5 मोलर मिनट इनवर्स। ठीक, 0.1 को अगर आप काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2, 0.10 ऊपर 10 नीचे और 10 2.2। ठीक, कर ही देते हैं भाई 0. ये तो मैथमेटिक्स है, 10/5 इंटू 10 तो 1/5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कर देते हैं तो हो जाएगा 0.02 मोलर मिनट इनवर्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मोलर को क्या लिखते हैं, मोलर का जो लिखते हैं मोल्स पर लीटर। तो यहाँ से हम लोग रेट की जो है यूनिट भी पता कर सकते हैं, यूनिट ऑफ रेट। मैं हेडिंग बना के इसको बता दे रहा हूँ। तो यूनिट ऑफ रेट क्या हो जाएगा, ऊपर क्या होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो कंसंट्रेशन को नॉर्मली हम मोलरिटी से लिखते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पर मिनट हो सकता है, पर सेकेंड, पर आवर, कुछ भी। जैसे मैं पर मिनट ले रहा हूँ तो आप पर मिनट दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ये हमारा यूनिट है किसका, रेट का ये यूनिट है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है भाई। तो ये हो गया यूनिट ऑफ रेट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रेट एक्सप्रेशन मान लीजिए आपको ये कोई जनरल इक्वेशन है आपका, ये आपका कोई जनरल इक्वेशन है। मान लीजिए यम ए प्लस यम बी प्रोडक्ट में बन जा रहा है आपका पी सी प्लस क्यू डी। कोई आपका ये कोई जनरल रिएक्शन है। ठीक है, इस जनरल रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, इसका रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। देखिए ये क्या है, रिएक्टेंट साइड है। ठीक, ये क्या है आपका रिएक्टेंट है, इधर क्या है आपका प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट साइड है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/m
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, यहाँ माइनस लगेगा, मैंने बता दिया कि माइनस साइन क्यों लगाते हैं, इक्वल टू -1/n डेल्टा बी प्रोडक्ट साइड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि उसका जो फाइनल होता है वो ज़्यादा होता है इनिशियल कंसंट्रेशन से। ठीक है, तो हो जाएगा 1/p। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इनके जो कोफिशिएंट है स्टेक्यूमेंट, जो इनके कोफिशिएंट है ए बी जो है आपके रिएक्टेंट, ये अपान में आ जाते हैं। ठीक, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है नीट IIT में। ठीक, इस इक्वेशन को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं नीट में और IIT में। ठीक है, तो इसको जान लीजिए। अब आते हैं, अच्छा हम लोग देख रहे हैं कि रेट क्या है, जो हमारा रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक, तो रेट का जो है डिपेंडेंसी ऑन कंसंट्रेशन, इसको दो कॉन्सेप्ट से हम लोग समझते हैं। आइए दो कॉन्सेप्ट से इसको समझते हैं। डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन, मतलब रेट कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, इसको हम दो कॉन्सेप्ट से समझते हैं। एक कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं थियोरेटिकल, ठीक, तो एक हमारा हो गया थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट और एक हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में आता है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या करता है मैं उसको बता दे रहा हूँ। ये इसमें आता है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसमें रेट को हम लोग रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से रिलेट करते हैं, लेकिन कैसे रिलेट करते हैं इसको भी जान लेते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा A + B, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। ठीक, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ A रेजिंग पावर A, ये B है के कंसंट्रेशन ऑफ B। तो इसमें ये कहता है कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A विथ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विथ रेजिंग द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक, यहाँ पर जो ए है यही यहाँ पर है, बी है बी, ये क्या है आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटाते हैं तो यहाँ पर आता क्या है, R = K B। ठीक, तो ये हो गया हमारा इसका इक्वेशन, किसका, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार हमारा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार हमारा रेट का जो है ये इक्वेशन आता है, जहाँ पर के क्या है आपका रेट कांस्टेंट है। ठीक, रेट कांस्टेंट, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा जो आया एक्सप्रेशन ये बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है कि जो आपका जो रेट हो उसके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसी पर डिपेंड करे। जो ए और बी जो है, हर बार ए और बी जो है अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है। जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है, मतलब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हर बार ए और बी ही नहीं होंगे, कुछ चेंज हो जाएगा। तो इस जो चेंज है इसको एक्सपेरिमेंटली समझा गया। तो एक्सपेरिमेंटली आया जो कॉन्सेप्ट हमारा वो आता है रेट लॉ का। रेट लॉ में भी सब कुछ वैसा ही है। ठीक, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेकिन यहाँ पर जो होता है, जो यहाँ पर यम और यन है, जो यहाँ पर यम और यन है वो ए और बी के बराबर, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये होता है एम एन एन, एम और एन, और यम और एन जो होता है वो होता है, अगर हम आगे हम इसको पढ़ेंगे, होता है आर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, मान लीजिए अभी इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूँ तो R = K।
ठीक, अब बताते हैं यम क्या है। यम जो होता है आपका, यम आपको दिखाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए। ठीक, ए के रेस्पेक्ट में। यन जो होता है वो होता है आपका बी के रेस्पेक्ट में। तो जो यम है वो ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर बता रहा है, जो यन है वो बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता रहा है। इसको हम ऑर्डर क्या होता है इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, तो अब बता देते हैं कि पहले ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा। हाँ, तो जो ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा हमारा यन प्लस यन हो जाएगा। ठीक, तो ऑर्डर के बारे में आगे हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो ये हमारा था एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। जो रेट लॉ होता है वो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। वो बोलता है कि जो रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेजिंग सम पावर एंड दैट पावर इज नॉट इक्वल, मे और मे नॉट भी इक्वल, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जो इसके कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो ये डिफरेंस था थ्योरेटिकल लॉ ऑफ मास सेक्शन में और रेट लॉ में। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बातें करते हैं थोड़ी सी चर्चा तो अब हम चर्चा करते हैं रेट कांस्टेंट के बारे में। क्यों? क्योंकि रेट कांस्टेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट में गया, तो यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है वो कि उसके रेट लॉ या फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन दोनों सेम ही होता है। तो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा कि कंसंट्रेशन इसका हो जाएगा विथ पावर सम एन। ठीक, एन इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है। ठीक, तो ये होता है हमारा एक्सप्रेशन। अगर वेन जब हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाता है तब हमारा जो रेट होता है वो रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। तो रेट कांस्टेंट का डिफिनेशन ये होता है कि एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, रेट कांस्टेंट का डिफिनीशन हो गया। तो रेट इक्वल टू के। अच्छा, रेट कांस्टेंट को दो नाम और है उसका। इसको हम के को रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो के होता है उसके तीन नाम हो गए आपके, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो ये रेट कांस्टेंट के बारे में था। अब रेट कांस्टेंट की यूनिट देख लेते हैं क्या होती है, यहीं पर देख लेते हैं। यूनिट ऑफ, ठीक, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। इसको हम लोग इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं। मान लीजिए वन इक्वेशन है, तो यहाँ से आर इक्वल टू के एन हो गया। ठीक, तो के इक्वल टू आर अपन ए। ठीक, और रेट की यूनिट हमें पता क्या होता है, कंसंट्रेशन। ठीक, ए अपन टाइम हो जाएगा। रेट को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक, और ये भी क्या है, एक तरह से कंसंट्रेशन ही है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कंसंट्रेशन के पावर एन। ठीक, अब सब अभी रुक जाइए, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन 1 माइनस एन, ये हो जाएगा टाइम इनवर्स। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन और टाइम की यूनिट रख देते हैं, जैसे कि हम रखते हैं यहाँ पर जनरली मोल पर लीटर 1 माइनस एन, यहाँ पर सेकेंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा हमारा के की जो यूनिट है, जो के की यूनिट होती है मोल पर लीटर, 1 की पावर है 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, जहाँ पर एन क्या है, ऑर्डर ऑफ, ठीक, एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक, इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन पूछ देता है। आपको के की यूनिट देगा और क्वेश्चन पूछ देगा कि इस यूनिट पर रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा।
इसका यूनिट दे देगा, पूछे कि आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो आइए देखते हैं कि रेट कांस्टेंट वो किन किन चीज़ों पे, किन किन फैक्टर पे डिपेंड्स करता है। ठीक, ठीक, तो अब मैं बताऊंगा कि किन किन फैक्टरों पे के हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है। तो पहला है टेम्परेचर, दूसरा है कैटेलिस्ट, तीसरा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, तो के जो हमारा होता है जनरली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट गैस लिक्विड सॉलिड क्या है इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक, तो ये हो गया फैक्टर्स, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से ग्राफ बना कर। अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ तो अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक, पहली बात कि वो रेट कांस्टेंट जो होता है आपका, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है उस पर डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक, इसको पहला बना कर ले सकते हैं पॉइंट कि के नॉट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, आप एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर पर आप कंसंट्रेशन को बढ़ाइए घटाइए के की वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक, दूसरी बात मतलब मैं इससे लिखूँ क्या बता समझा दे रहा हूँ इससे ही कि फॉर ए गिवन रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक, कोई एक रिएक्शन दिया गया है और इसका टेम्परेचर फिक्स कर दिया गया है। अगर उसका टेम्परेचर फिक्स कर दिया गया है तो आप उसका कंसंट्रेशन चेंज करिए या बढ़ाइए घटाइए, उस पर के की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। ठीक, जैसे मान लीजिए ए है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, पहले इसका कंसंट्रेशन 2 मोलर था। ठीक, फिर बाद में आपने इसको 3 मोलर कर दिया। टेम्परेचर इसका इस टाइम टेम्परेचर टी था, इस टाइम भी टेम्परेचर टी ही। ठीक, इस टाइम भी टेम्परेचर सेम है, इस टाइम भी टेम्परेचर सेम है, तो इन दोनों केस में जो के की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम। तो ये हमारा दूसरा आपका क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तीसरा हम कह सकते हैं कि दो डिफरेंट रिएक्शन है, अगर दो डिफरेंट रिएक्शन है, ठीक, वो सेम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री पे कोई रिएक्शन हो रहा है, ए से बी पी में जा रहा है, और 30 डिग्री पे आपका क्या हो रहा है, बी से पी में जा रहा है। नहीं, टेम्परेचर भी सेम है, मान लो 25 डिग्री दोनों का टेम्परेचर है और ए से पी में जा रहा है और बी से पी में जा रहा है, तो इस केस में भी हमारा जो के की वैल्यू होगी डिफरेंट होगी, क्योंकि रिएक्शन डिफरेंट हो गया। जब रिएक्शन ही डिफरेंट हो गया, रिएक्टेंट ही डिफरेंट हो गए, तो आपका जो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यूनिट जो बताएं यूनिट ऑफ के पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया हो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि ये आपके पास यूनिट दी गई है के की यूनिट दी गई है, आप इसका बताइए कि इस रिएक्शन का आर्डर क्या होगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं इसका आर्डर क्या होगा। जैसे के की जो यूनिट होती है वो क्या था, मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। अगर यहाँ पर n की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल अपॉन लीटर 1 - 0 सेकेंड इनवर्स, तो ये हो जाएगा हमारा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो अगर हम जब n की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारा क्या आ गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मतलब इस हिसाब से जो ये जो रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया गया है, ये जो रिएक्शन होगा 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक, अभी मैं आपको बताऊंगा 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मतलब उम्मीद है कि आप लोग सारा सब समझ गए होंगे।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।